नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे सबकी बड़ी खबर का, जहां कल शाम को हेमंत सरकार की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे हेमंत सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कल शाम 4 बजे हेमंत सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी, वहीं कैबिनेट बैठक में लिए जाने हैं कई अहम फैसले। किसान कर्ज माफी से लेकर कई विषयों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस दौरान इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल शाम 4 बजे हेमंत सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की जाएगी। वहीं कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जाने हैं। आपको बता दें कि किसान कर्ज माफी से लेकर कई विषयों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। 1 साल पूरा होने पर सरकार के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने लगातार विभागवार समीक्षा बैठकें की थी, जिसके चलते कल शाम एक बार फिर से 4 बजे हेमंत सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होनी है। बता दें कि इस दौरान कैबिनेट बैठक में कर्ज माफी से लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा की जा सकती है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल शाम 4 बजे हेमंत सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की जाएगी। इस दौरान इस बैठक में किसान कर्ज माफी से लेकर कई अहम विषयों पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। तो बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। क्या कुछ फैसले ये होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल शाम 4 बजे हेमंत सरकार की अहम कैबिनेट बैठक की जाएगी। वहीं इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। बता दें कि किसान कर्ज माफी से लेकर कई मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। वहीं 1 साल पूरा होने पर सरकार के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, 1 साल के कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिसके चलते कल शाम 4 बजे हेमंत सरकार की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। क्या कुछ चर्चा रहेगी इस कैबिनेट बैठक में? बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक सरकार का जो 1 साल का जो वक्त है 29 दिसंबर को पूरा होना है, और उसके ठीक पहले कैबिनेट की जो बैठक है, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। दरअसल लगातार मुख्यमंत्री जो है समीक्षा बैठकें की, विभागवार उन्होंने समीक्षा किया, कई बड़े फैसले भी लिए। ऐसे में कैबिनेट की बैठक जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई विषयों पर जो है मुहर भी लगे। ऐसे में कल जो कैबिनेट बैठक है, तमाम मंत्रियों के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र जो है, कह सकते हैं कि इस जो 1 साल पूरा होने को है, ऐसे में सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला कहीं न कहीं सरकार के द्वारा लिया गया, और वो है किसान कर्ज माफी का। क्योंकि कोरोना के बाद सरकार जिस तरीके से काम की, लगातार सवाल उठ रहा था कि सरकार ने पिछले 1 वर्ष में कामकाज क्या कुछ किया, क्योंकि विपक्ष भी लगातार जो है सरकार पर हमलावर रही है। ऐसे में कह सकते हैं कृषि मंत्री भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस पूरे 1 साल में अगर सरकार के कामकाज को देखें तो एक ऐतिहासिक फैसला कहीं न कहीं किसान कर्ज माफी का है। तो निश्चित तौर पे जो 2000 करोड़ का जो ऋण माफी का जो फैसला सरकार की है, अब कैबिनेट में कई चीजों को लेकर इस पर मुहर भी लगना है। हालांकि फैसला हो चुका है, एक रोड मैप भी तैयार हो गया है, लेकिन उसमें जो कुछ छोटी मोटी पेज है उन पर जो है कल चर्चा होनी है। हालांकि पूरा जो क्राइटेरिया है वो पहुंचा दिया गया है लोगों तक। 1 रुपए से लेकर 50,000 तक जो है कर्ज जो है वो माफी होगी। रुपए रकम भी तय हो गए हैं, बस उसमें कुछ पेज है जिन पर चर्चा होनी है। तो महत्वपूर्ण विषय ये भी है। इसके अलावा मैं बताऊं तो कई कोरोना को लेकर के जो पिछले 5-6 महीने में जो कामकाज हुए हैं, और कोरोना की वजह से जो कामकाज रुके हैं, और लगातार मुख्यमंत्री जिन योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे, विभागवार जो समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो किए थे, अब उन समीक्षाओं पर कैबिनेट में चर्चा होनी है। यानी उन विषयों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है, महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात, सरकार अपना रेवेन्यू जनरेशन को लेकर के लिए गंभीर है। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के ये बैठक है, और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, जैसा कि आपने बताया कि कई अहम मुद्दों पर किसान कर्ज माफी से लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर के इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हो सकती है, कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस दौरान कौन कौन से नेता और मंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे? तमाम कैबिनेट मंत्री, चूंकि जगन्नाथ महतो को अगर छोड़ दिया जाए, शिक्षा मंत्री अभी बीमार चल रहे हैं, तो वो तो कैबिनेट में नहीं पहुंच पाएंगे। और इसके अलावा जो तमाम मंत्री हैं, सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। जो वर्तमान में अभी मौजूद हैं, तमाम लोग इस बैठक में शामिल रहेंगे। सारे विभागवार जो मंत्री हैं उनसे मुख्यमंत्री जो है
विषयों को लेकर के जो समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण बैठक जरूर है, क्योंकि 29 तारीख को सरकार का जब 1 साल पूरा हो जाएगा, उस समय सरकार कई योजनाओं को लेकर के सरकार के कई कार्यक्रम भी तय हो रहे हैं। वो कार्यक्रम जिलावार तमाम कार्यक्रम होने हैं। तो ऐसे में सरकार किन किन कार्यक्रम को करेगी, कैसे कार्यक्रम का रोडमैप होगा, तमाम तरह की चीजें हैं और कई विभागों के कार्यक्रम हैं। तो ये एक कई महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो भी अपने हिसाब से सारी चीजें जो है योजनाओं और कार्यक्रम को लेकर के जो है लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि उनका भी एक मैनिफेस्टो था। तो तमाम मंत्री जो कांग्रेस से हैं वो भी लोगों के बीच जाएंगे 1 साल पूरा होने पर। इधर जेएमएम की बात करें तो तमाम मंत्री जो जेएमएम के हैं ये भी लोगों के बीच जाएंगे 1 साल पूरा होने पर। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी कई कार्यक्रम हैं। तो कैबिनेट में इन विषयों पर भी जो है चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बैठक है। देखने वाली बात होगी कि क्या फैसले इस कैबिनेट में लिए जाते हैं, किन चीजों पर मुहर लगती है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, तो कल शाम 4 बजे हेमंत सरकार की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कृषि किसान कर्ज माफी से लेकर कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ नए फैसले लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड सरकार ने आज राज्य के 8 आईपीएस अफसरों की प्रोन्नति पर मोहर लगा दी है, जिसमें एक आईपीएस को एडीजी रैंक में, एक को आईजी रैंक में और 4 आईपीएस अधिकारी को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस में मानव अधिकार के आईजी पद पर पदस्थापित नवीन सिंह को एडीजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। वहीं रांची रेंज डीआईजी के पद पर पदस्थापित अखिलेश कुमार झा को आईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। वहीं जेएपी 8 के कमांडेंट के पद पर पदस्थापित मयूर पटेल कन्हैयालाल को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है, जबकि जेएपी 9 के कमांडेंट के पद पर पदस्थापित अनूप बिरथरे को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिली है। वहीं सीआईडी एसपी के पद पर पदस्थापित सुनील भास्कर को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए राकेश बंसल को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है और जमशेदपुर एसएसपी के पद पर कार्यरत एम तमिलवानन को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। बता दें कि इस दौरान जेएपी 1 के कमांडेंट के पद पर पदस्थापित अनीश गुप्ता को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में रुख करेंगे पटना का, जहां आरजेडी की हार की समीक्षा बैठक करने के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं से कहा था कि 2021 में कभी भी चुनाव हो जाएगा, ऐसे में सावधान और तैयार रहें। जिसके बाद आज बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और कहा कि वो दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको सपने देखना बंद कर देना चाहिए। संजय जायसवाल ने इस दौरान कहा कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। जब से बैलेट पेपर बंद हुआ है तब से बैलेट बॉक्स लूटने का आरजेडी का धंधा बंद हो गया है। इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, ईवीएम लूट नहीं हो सकती है, इसलिए वे सत्ता से बाहर हो गए हैं। देखिए, एक तो निवासा में देखते हैं, उसके अलावा उनकी जो पुरानी पहचान नहीं है, वह जनता के वोटों पर कम और अपराधियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं।
और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके जमाने में बैलेट लूट होती थी। जब से बैलेट बंद हो गया तब से उनकी भी दुकानदारी जो चलती थी वह बंद हो गई, क्योंकि ईवीएम लूटने की कोई सुविधा किसी को नहीं है और इसीलिए वो लगातार पराजित भी होते जा रहे हैं। पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को भी रोक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी विधायकों पर शपथ प्रमाण पत्र में आपराधिक मामला छिपाने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हम लोग आज से चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं। नरकटियागंज के आरजेडी विधायक पर कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं संजय जायसवाल ने इस दौरान ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया था कि जिन उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं वह उसकी जानकारी अपने शपथ के साथ साथ अखबार में भी प्रकाशित कराएंगे, लेकिन नरकटिया आरजेडी विधायक शमीम अहमद ने ये जानकारी छिपाई है, वो भी ऐसे में जब उनके खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज है। बीजेपी इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी। अवसर के संयोजक राधिका जी, मृत्युंजय झा जी, विनोद शर्मा जी और सभी पत्रकार बंधु, भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया कि जो 3 कृषि कानून आए हैं उनके समर्थन में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी किसान रैलियां करेगी। और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हम अभी तक 93 विधानसभाओं में किसान सम्मेलन कर चुके हैं। बिहार के सभी किसानों का अभूतपूर्व सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि बिहार का प्रत्येक किसान, प्रत्येक गरीब जानता है कि उनकी मदद, उनका कल्याण, उनको आर्थिक सहायता आज तक भारत के इतिहास में किसी ने पहुंचाया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहुंचा है। और इसी कारण हम 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के साथ 93 स्थानों पर किसान सम्मेलन कर चुके हैं। और हरमू के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश ने परस्पर परिचय से सम्मान समारोह का आयोजन किया। बीजेपी ने मौजूदा सरकार को निराधार बताया, तो वहीं आने वाले समय में अनुसूचित जनजाति के हर लोगों के घर बीजेपी दस्तक देगी। इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कार्यक्रम में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है उसे निष्ठापूर्वक निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है। संगठन को मजबूत कर जन जन तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने को लेकर हम प्रयासरत रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के कार्यकारिणी विस्तार के बाद परस्पर परिचय और अभिनंदन समारोह का यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। प्रदेश के हमारे साथी यहाँ जिला के अध्यक्ष 27 से हमारे सांगठनिक जिला हैं उसके अध्यक्ष आए हैं, कार्य समिति के सदस्यगण हैं और प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण यहाँ हम लोग मौजूद हैं। और हम सभी झारखंड के वर्तमान राजनीतिक चुनौती जो सामने खड़ी है उसको हम लोग केंद्र में रख करके आने वाले समय में जनजातियों के बीच में हम क्या काम करेंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति के प्रदेश प्रभारी और खिजरी के पूर्व विधायक राजकुमार पाहन ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय कर रही है। 1 साल के कार्यकाल में अब तक विकास के कार्य कुछ भी नहीं हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का इस बैठक है और आप सब लोग को जानकारी है कि पिछले बार जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के लिए उन्होंने जो काम किया और उन्हें जो योजना बनाया और धरातल पर जो पहुंचा
और अगर उसको हम देखें और अभी तुलना करें तो लगभग झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो सरकार बनी है, ये गठजोड़ की सरकार, 1 साल में जनजाति समाज का तो बात छोड़ दीजिए, झारखंड के लिए भी एक भी ऐसा कोई काम या तो कोई कदम उठाया तो लोगों को बताना चाहिए। पिछले बार उन्होंने जनता को गुमराह करके, विशेषकर जनजाति समाज के लोगों को गुमराह करके, झारखंड के लोगों को गुमराह करके और सत्ता में हासिल हुआ है। आने वाला समय में निश्चित रूप से जनजाति मोर्चा जन जागरण के माध्यम से इसको सरकार की पर्दाफाश करेंगे और आने वाला 2024 में निश्चित रूप से इसका परिणाम आप लोगों को दिखेगा। बीती विधानसभा में करारी हार के बाद बीजेपी अब अनुसूचित जनजातियों के बीच पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी अनुसूचित जनजाति के बीच कितना प्रभाव डालती है और उनका बीजेपी को कितना सहयोग मिल पाता है। रांची से साधना प्लस न्यूज के लिए सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रांची की, जहां किसानों के मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार संवेदनशील है। दरअसल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसानों के हर मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं। हम लगातार धान की खरीद कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बिचौलियों को कंट्रोल करने के लिए हम टास्क फोर्स का भी गठन करेंगे, जिससे किसानों का धान का उचित दाम मिल सकेगा। वहीं उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। इस साल देखने को मिलेगा। अब बिचौलियों को कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ा तो टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा, ताकि वो लोग जो किसान को बरगलवा के ये लेते हैं। हम लोगों ने इस बार कृषि विभाग की समीक्षा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम थे, डॉक्टर रामेश्वर राव सर का भी निर्देश था, आलमगीर आलम साहब भी चिंतित थे कि धान क्रय केंद्र जहां पर जनप्रतिनिधि बोले, मतलब खास करके विधायक, जिला परिषद प्रमुख, ये लोगों को सुगमता के लिए आप वो जगह अवेलेबल कराए। जरूरत पड़े यदि किसान ऑर्गेनाइज हो तो आप मोबाइल धान क्रय केंद्र भी कर सकते हैं। और क्रिसमस को लेकर आर्क बाइक शॉप के फेलिक्स टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फेलिक्स टोप्पो ने क्रिसमस से जुड़ी कई तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान फेलिक्स टोप्पो ने कहा कि ये पर्व गरीबों की सेवा करने का पर्व है। वहीं जानकारी देते हुए फेलिक्स टोप्पो ने यह भी बताया कि बाइक शॉप हाउस में चढ़ने की तैयारी की जा रही है। कोविड को लेकर ऑनलाइन मिस्सा का भी आयोजन 24 दिसंबर की रात 10 बजे किया जाएगा। साथ ही टोप्पो ने राज्य सरकार से यह मांग भी की कि राज्य के स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति की जाए, जिससे पढ़ाई और अच्छी हो सके। इस दौरान केक काटकर लोगों को क्रिसमस की बधाई भी दी गई। जिससे मनुष्य ईश्वर को आदर सत्कार सम्मान करने की इच्छा और आज्ञा पूरी करें, लेकिन मनुष्य ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया, प्रेम के विरुद्ध काम किया और इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। और सजा बहुत ही बुरी सजा मिलनी चाहिए। और निरसा की मैथन डैम सज धज कर पूरी तरह से तैयार है और सैलानियों का इंतजार कर रही है। हम बात कर रहे हैं कोयलांचल धनबाद मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर पर बसे झारखंड के कश्मीर कहे जाने वाले मैथन डैम की, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं।
खासकर दिसंबर और जनवरी महीने में ज्यादा संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए आते हैं। वहीं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन नए साल के आगमन को लेकर तैयारियां चरम पर कर रहा है, जो कि अंतिम तौर पर है। यहां के मिलेनियम पार्क जहां रंग बिरंगे तरह के फूल लगाए गए हैं, वहीं बच्चों के लिए मनमोहक पार्क भी बनाए गए हैं। बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा और ये पानी, और लॉकडाउन की वजह से काफी ये खाली भी है, काफी कम लोग हैं यहाँ पे भी, तो इसकी वजह से काफी अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे काफी भीड़ होती है तो लोग ज्यादा घूम नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते बहुत से लोग, पर इस टाइम की जगह घूमने के लिए बेस्ट है। और लोगों से यही कहूंगी कि अपनी सेफ्टी खुद करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं। हर साल का माफी ये साल भी हम लोग इसको जितना सुंदर हो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेनली टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस जो लाख आदमी आता है और उसको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होता है, बहुत फोटो खींच के ले जाता है। मेनली झारखंड, बिहार, बंगाल और ऑल इंडिया से ही आदमी आता है। एक्चुअली माइथन को तो क्वीन ऑफ वैली बोलता है डीवीसी का, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का क्वीन ऑफ वैली माइथन को बोलता है। इसका जो इन्वायरमेंट है, हर साल मैथन में ठंडा का टाइम में घूमने आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब अच्छा आयोजन किया हुआ रहता है। यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन भी रहता है, और फिर जैसे कि कोई बच्चा गिर ना जाए इसलिए यहाँ पर सब कुछ रेलिंग दिया हुआ है उस साइड में। तो और ऊपर से फिर यहाँ पर बोटिंग भी है, बच्चा लोग सब घूमने भी आते हैं। और हम लोग तो अभी लॉकडाउन के बाद, इतना दिन लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन के बाद अभी जब आए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि घर में एकदम बंद हो गए थे, तो उसके बाद में एक तो आजादी मिला है, बच्चे लोगों के साथ में घूमने आए हैं। और अगली खबर निरसा से है, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने संथाली भाषा दिवस मनाया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई। बता दें कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया है, जिसको लेकर मैथन क्षेत्र में संथाली भाषा दिवस मनाया गया। वहीं इस मौके पर ऑल झारखंड आदिवासी एसोसिएशन की ओर से क्षेत्र में रैली भी निकाली गई। आज 22 दिसंबर के दिन ही 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। उसी की खुशी में आज मैथन के अगल बगल के गांवों में भ्रमण किया जा रहा है और आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि संथाली पर्सी में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय तक पढ़ाई संथाली और चिक्की में हो। गेडी में इजराइल कृषि तकनीक के आधार पर अब गांवा के भेलवा में भी खेती की जाएगी, जिसके लिए गांवा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलवा में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भेलवा गांव के 46 किसानों का चयन किया गया। साथ ही 25 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण किया गया। वहीं इस दौरान भेलवा के कृषकों के साथ साथ 3 सालों का समझौता करते हुए उन्हें सरकारी संसाधन और प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत बागवानी, फलदार पेड़, फसलें, सब्जियां उगाने की तकनीक की भी जानकारी दी जाएगी। वहीं इस दौरान ग्रीनरी के अभियंताओं ने कृषकों को इजराइल कृषि तकनीक समझाते हुए कई अहम टिप्स भी दिए। और जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सामने अपने लंबित इंसेंटिव की मांग को लेकर शहरी प्रबंधन इकाई के अधीन कार्यरत कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने डीपीएम पर फाइल दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य प्रबंधक सुमन कुमार मंडल ने बताया कि लगभग 100 कर्मचारियों का लाखों रुपए का इंसेंटिव बाकी है। साथ ही उन्होंने डीपीएम पर ढुलमुल रवैये का भी आरोप लगाया। वहीं धरना प्रदर्शन पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों को सिविल सर्जन ने 2 से 3 दिनों के अंदर समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। सिविल सर्जन महोदय को 2018 में मीजल्स रूबेला अभियान हुआ था, उसका इंसेंटिव हम लोगों का बकाया है। बार बार हम लोगों के बोलने के बावजूद जो है हम लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम लोगों ने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया, उनको बोला कि एक साथ मिलकर के चलते हैं, तो शायद सर को ये लगेगा कि नहीं, सचमुच में हमारा जो बकाया है वो हमें देना चाहिए।
तुरंत इसमें डीपीएम साहब से मिलकर हम लोगों ने फाइल को खोज करके व्यवस्था करने की प्रयास किया है और बहुत जल्दी हम लोग इस पर कर लेंगे और 2 से 3 दिन उम्मीद करते हैं इन लोगों का भुगतान की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। सर, अगर इस तरह से अभियान में अगर कर्मचारी कार्य करते हैं और उनका इंसेंटिव रुक जाता है तो ऐसे में तो सर कार्य भी प्रभावित होगा, लोग भी प्रभावित होंगे और मतलब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सर, ऐसे में आप लोगों के द्वारा क्या कुछ पहल किया जाएगा? नहीं, मेरे सामने ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा तत्पर रहता हूं कि जिन्होंने काम किया उन्हें जो राशि मिले और उचित राशि मिले और निश्चित रूप से राशि मिले। और देवघर एम्स और इंडियन ऑयल के बीच एमओयू किया गया, जहां इंडियन ऑयल सीएसआर के तहत देवघर एम्स को 25 लाख की लागत की एम्बुलेंस दी गई। इस दौरान एम्स डायरेक्टर ने कहा कि ये एम्बुलेंस सभी सुविधाओं से लैस है। उन्होंने ये भी बताया कि हमें एम्बुलेंस की जरूरत थी। तो अभी किसी को भी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए और जैसे हमारा ओपीडी शुरू होगा, जब हम ओपीडी शुरू करेंगे तो हम शुरू से केवल परामर्श का ओपीडी शुरू करेंगे। तो जो कोई मरीज ऐसा है जो बहुत सिक है, उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है एम्बुलेंस। हमारे यहाँ जितने बच्चे अभी अध्ययनरत हैं, 110 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ स्टाफ है, संस्थान के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य का है कि जिनमें से किसी को स्वास्थ्य के लिए कहीं शिफ्ट करना है तो उसके लिए हमको एक एम्बुलेंस की आवश्यकता थी जो इक्विप्ड हो। जैसा अभी आपको बताया गया कि एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो सबसे एडवांस एम्बुलेंस होती है, उस तरीके की एम्बुलेंस हमको दी जा रही है। एक एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट डायरेक्टर साहब ने किया इंडियन ऑयल को डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्म। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार ने राज्य के 8 आईपीएस अफसरों की प्रोन्नति पर लगाई मोहर। 1 आईपीएस को एडीजी रैंक और वहीं 1 को आईजी रैंक। 4 आईपीएस अधिकारी को मिला डीआईजी रैंक में प्रोन्नति। आरजेडी की हार की समीक्षा के बाद तेजस्वी ने 2021 में चुनाव की कही थी बात। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार, कहा दिन में सपना देखना बंद करें। रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया गया सम्मान समारोह। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को किया गया सम्मानित। रविशंकर उरांव ने सभी को बोला धन्यवाद। रांची में कृषि मंत्री ने बिचौलियों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा बिचौलियों को कंट्रोल करने के लिए बनेगा टास्क फोर्स। किसानों के हर मुद्दों पर सरकार है संवेदनशील।